हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। हाल ही में भारत और तुर्की के बीच में जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। ऐसे में न्यूज ये आई कि ग्रीस ने टर्की के साथ जो उनका बॉर्डर है उस पे एक वॉल बनाने की बात की है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों ही कंट्रीज की लोकेशन क्या है। अब देखिए, भारत से अगर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलें तो आपको अफगानिस्तान और ईरान के बाद टर्की दिखाई देता है। अब ऐसे आपको लग सकता है कि टर्की और ग्रीस की सीमा नहीं होगी। हाउएवर, जूम करने पर आपको ये पता चलेगा कि इस जगह पे दोनों ही देशों के बॉर्डर्स आके मिलते हैं। मेडिटेरेनियन सी के बीच में ये वही एरिया है जहां पर यूरोप और एशिया की बाउंड्रीज मिलती हैं। मेडिटेरेनियन सी के अलावा आप एक और नाम याद रखिएगा, सी ऑफ मरनरा, जो इन दोनों देशों के बीच में है। ध्यान रखिएगा कि टर्की ऐसा देश है जो कि एशिया और यूरोप दोनों में आता है और इस्तांबुल के पास दोनों कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्री है। इस्तांबुल को ही हम पुराने समय में कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे और इस सिटी के लिए क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में काफी सारी क्रूसेड वॉर्स हुई थीं। अब तुर्की के बारे में आपको पता होगा कि पहले इसको ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था और हमारे यहाँ का जो खिलाफत मूवमेंट है वो भी ऑटोमन एम्पायर के समर्थन में चलाया गया था। हाउएवर, जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोपियंस ने तुर्की को डिवाइड कर दिया, उसके बाद तुर्की पे कमाल अतातुर्क का शासन था और तब से तुर्की एक सेक्युलर कंट्री थी। लेकिन अब जब एर्दोगान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं तो इन्होंने काफी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज अपनाई हैं। अब देखिए, तुर्की कल्चरली एक वायलेंट हिस्ट्री रखता है क्योंकि हमारे यहाँ जो भी गजनवी और गोरी जैसे इन्वेडर्स आए वो सभी लोग तुर्की के थे। अच्छा, ग्रीस की राजधानी भी आप याद रखिएगा, एथेंस, जहां पर पहला ओलंपिक्स खेला गया था। अब अभी तक अपनी सेक्युलर नीतियों के चलते तुर्की जियोपॉलिटिक्स में रिलीजन का कार्ड नहीं खेलता था। हाउएवर, जैसे जैसे शिया सुन्नी मामला ठंडा पड़ रहा है और ईरान कमजोर पड़ रहा है, तुर्की और भी ज्यादा इंटरवेंशंस करने लगा है इन दी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। अब अरब्स और ईरान के बीच में जो भी कोल्ड वॉर थी, तुर्की का मॉडल उससे अलग है। तुर्की पहले तो लोकल सुन्नी मिलिशियास को आर्म्स एंड एमिनिशंस प्रोवाइड करता है इन वेरियस रीजन्स अराउंड मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, और जब यहाँ से लोग पलायन करने लगते हैं तो तुर्की इनको एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करता है इन यूरोप। अब देखिए, ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत है कि जो आतंकवाद झेलता है वही आतंकवादी बनता है, क्योंकि जिन भी लोगों ने अपने लाइफ टाइम में कॉन्फ्लिक्ट जोन देखे हैं उनका ये मानना होता है कि बाकी लोग उनके जैसे सिचुएशन ना झेलें। हाउएवर, इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी होती है। इसके अलावा ऐसी भीड़ में इंजर्ड टेररिस्ट और ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जिनको किसी न किसी रीजनल पावर से सपोर्ट प्राप्त हो। आज के समय में यूरोप में काफी ज्यादा इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया है। अब ग्रीस के इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का कारण ये भी है कि 2008 के ग्लोबल डिप्रेशन की वजह से यहाँ की इकोनॉमी अभी तक नहीं उबर पाई है। इसलिए अगर आज के समय में ग्रीस ये कहता है कि हम और ज्यादा माइग्रेंट्स नहीं ले सकते बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ये बात बिल्कुल ही सही होगी बिकॉज दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के बजाय ग्रीस की इकोनॉमी काफी ज्यादा खराब चल रही है। अब वॉल बनाने के पीछे ग्रीस ने यही तर्क दिया है कि दे वांट टू प्रिवेंट पोटेंशियल मास क्रॉसिंग्स अक्रॉस द बॉर्डर। अब देखिए, यूरोप में काफी कम इस्लामिक कंट्रीज हैं और पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि तुर्की की जो भी डिप्लोमेसी है इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा, यानी कि ऑल मुस्लिम्स आर वन, और इसी के चलते इन्होंने कहा था कि दे वुड नॉट स्टॉप रेफ्यूजीज फ्रॉम एंटरिंग इनटू यूरोप। और इसी वजह से ये इशू यूएस और मेक्सिको के बीच में जो इशू है वॉल का, उसकी तरह नहीं है बिकॉज मेक्सिको काफी सारे एफर्ट्स करता है टू प्रिवेंट माइग्रेशन इनटू द यूएस, जबकि टर्की ने ओपनली कह दिया है कि इट वुड नॉट स्टॉप द माइग्रेशन। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ग्रीस और तुर्की के बीच में पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा टेंशंस बढ़ गई हैं। मजे की बात यह है कि ये दोनों ही कंट्रीज नेटो अलाइज हैं और नेटो का मेन प्रिंसिपल यही है कि अगर एक कंट्री पे अटैक होता है तो इट वुड बी प्रिज्यूम्ड कि नेटो की सारी कंट्रीज पे अटैक हुआ है। बट ये यूनिक सी सिचुएशन है बिकॉज अगर दो नेटो अलाइज आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं तो नेटो किसकी साइड लेगा ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, सिर्फ रिफ्यूजीज का ही इशू नहीं है बल्कि जो भी आसपास के एरियाज में ऑयल एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से भी दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशंस चल रही हैं। साथ ही साथ कुछ समय पहले आपने न्यूज में हागिया सोफिया मॉन्यूमेंट के बारे में पढ़ा होगा, जिसके बारे में तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि इसको एक मॉस्क बनाया जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज अ कंटेंशियस इशू बिटवीन यूरोपियन एंड टर्क्स और हागिया सोफिया भी वहीं पर स्थित है।
अभी तक ये एक म्यूजियम हुआ करता था, बट अब इसको मॉस्क में कन्वर्ट किया जाएगा और इस वजह से भी ग्रीस नाराज है। अमेरिका टर्की बाकी सारे देशों को तो बोलता है, लेकिन 2011 से ही सीरिया से काफी सारे रिफ्यूजीज ने टर्की में शरण ली है, पर्टिकुलरली स्पीकिंग लगभग 37 लाख रिफ्यूजीज, जिसकी वजह से तुर्की की सरकार को सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेन का सामना करना पड़ रहा है। अब ये खुद तो दूसरे देशों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये सेग्रीगेशन कर रहे हैं बिकॉज ये अपने रिसोर्सेस गरीबों के साथ नहीं बांटना चाहते, बट तुर्की खुद भी इसी वजह से रिफ्यूजीज को यूरोप जाने से नहीं रोकता। हाउएवर तुर्की की ये पॉलिसी बिल्कुल नई है, क्योंकि हाल ही में 2016 में तुर्की ने अग्री किया था कि इट वुड प्रिवेंट माइग्रेशन टू यूरोपियन यूनियन, और इसके लिए यूरोपियन यूनियन से उसको फंडिंग भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि तुर्की अपने ही देश में रेफ्यूजीज को मैनेज कर सके। अब 2016 में ट्रम्प का री इलेक्शन होता है। अब ट्रम्प अच्छे राष्ट्रपति थे या फिर नहीं, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, बट ये चीज साफ थी कि ट्रम्प वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट और उनकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता था। ऐसे में 2016 से अभी तक जो यूएसए की इंटरनेशनल पुलिसिंग वाली पॉलिसी थी वो कम हो गई एंड एज अ रिजल्ट कुछ देशों ने अपने मन मर्जी के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग टर्की। अब इसमें से लेफ्ट लिबरल लॉबी का क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा तुर्की को, और उन्होंने तुर्की के ऊपर ये आरोप लगाया कि ये वेस्टर्न एलाइज के साथ सीरिया में मिलिट्री कैंपेन करने के लिए रेफ्यूजीज के मूवमेंट पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ग्रीस और टर्की की बात करें तो इनके रिलेशंस बहुत पहले से ही काफी खराब हैं। इसका मेन कारण ये है कि 1830 में ग्रीस ने अपनी इंडिपेंडेंस अचीव कर ली थी फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि ग्रीस एक प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन स्टेट है, जबकि ऑटोमन एम्पायर एक इस्लामिक मोनार्की था। इसके अलावा इन्हीं देशों के पास सिप्रस नाम का भी एक देश पड़ता है, और यहाँ पर भी ये दोनों ही कंट्रीज आमने सामने हैं। इसके अलावा एगियन सी जो कि इन दोनों देशों के बीच में पड़ती है, वहाँ पर किस कंट्री के एक्सप्लोरेशन राइट्स होंगे ओवर दी नेचुरल रिसोर्सेज, इस बात पे भी ये दोनों कंट्रीज आमने सामने हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस ग्रीक और टर्की के बॉर्डर का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।